अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 9th का 3rd चैप्टर का एक पार्ट है। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ होते हैं, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा एक्चुअली दूसरे पेज में है। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम भी पता होना चाहिए तो इसलिए पहले नाम बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं जल्दी से। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस स्लाइड में हम इसी को ही देखेंगे। ये बोलता है इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर इसकी डेफिनेशन आपको चाहिए तो ये है इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास का कुछ भी नहीं होता है, मास जैसे जितना पहले था उतना बाद में भी रहता है। मास रिएक्टेंट में जितना था प्रोडक्ट में भी उतना ही रहता है। अगर आपको नहीं पता तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए एंड बी लेट से यहाँ पे आपके रिएक्टेंट है जिन्हें मिलाकर कुछ रिएक्शन हुआ होगा और बाद में बन गया सी प्लस डी। तो मास रिएक्टेंट का मतलब ए प्लस बी का जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा सी प्लस डी के टोटल मास के। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली करना हो तो इस तरीके के अपैरेटस को यूज़ करके, इस तरीके के पूरे सिस्टम को यूज़ करके आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्क, कॉर्क यहाँ पे इसलिए लगाई गई है कि अगर रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो तो वो बाहर ना जाए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो अभी रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्लास की वजह से, क्योंकि दोनों सेपरेटेड है टेस्ट ट्यूब की वजह से। बट जैसे ही इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, नीचे डाल दिया जाएगा तो रिएक्शन होने लगेगी और आप पहली वाली कंडीशन एंड बाद वाली कंडीशन का मास नाप सकते हैं जो कि इक्वल आएगा, जो कि ये बताता भी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का था, उसमें कि ये रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इस पूरी रिएक्शन को मैंने इधर लिख दिया है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स ये तीनों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सोडियम एसिटेट, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा का सारा क्वेश्चन में गिवन था विद इनका मास। ये भी दिया था सोडियम कार्बोनेट इतना यूज़ हुआ, एसिटिक एसिड इतना यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इतना यूज़ हुआ, वाटर इतना, सोडियम एसिटेट इतना। अब आपको बताना है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट वाली साइड का टोटल मास निकालो, 5.3 प्लस 6, ये हो गया 11.3 ग्राम। तो जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो जो भी हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट था वो था 11.3 ग्राम। रिएक्शन के बाद हमें ये तीन चीज़ें मिली, जरा इनका मास देखते हैं। 9, 8.2, ये भी 11.3 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। दिस इक्वेशन इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ऐसी सारी इक्वेशन फॉलो करती है, दुनिया की जितनी भी रिएक्शंस है सबके सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, तो इसीलिए ये लॉ बनाया गया। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ। एक सेकंड। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट विच इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन अ केमिकल सब्सटेंस, दिस इज द डेफिनेशन, इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ये आपको इस डेफिनेशन से भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, मतलब कोई भी आपका कंपाउंड है, जैसे कुछ एक कंपाउंड, जैसे मैं वाटर बोल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड बोल लूं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट विद वाटर क्योंकि वाटर ऐसी चीज़ है जो हम सब ने देखी हुई है। तो कोई भी जो केमिकल से बनी हुई चीज़ है वो केमिकल सब्सटेंस हो गया। अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है। अब हमें तो पता है कि वाटर के अंदर दो ही एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप वाटर का फॉर्मूला भी देखो H2O, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट आपको बता दिया गया है कि ये 1:8 ऑफ देयर मासेस में ही ये कंबाइन होता है, ठीक है। ये यही तो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन आपको बता दिया गया है। ये कैसे निकाला गया है प्रोपोर्शन? अगर आप हाइड्रोजन का मास देख लो, हाइड्रोजन का मास एंड ऑक्सीजन का मास देख लो, रेशियो निकालोगे तो यही आंसर आएगा। बट ये मास वाली चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो रेशियो जनरली बताया हुआ होगा, क्योंकि जब इस चीज़ की खोज हुई थी तो उस टाइम पे भी मासेस के बारे में पता नहीं था, बट एक्सपेरिमेंटली वो फाइंड आउट कर पाते थे कि एलिमेंट्स का रेशियो क्या है। तो अभी हम मानते हैं कि दिस इज गिवन, कि अगर आपको गिवन है कि एक आपका केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस लेट्स से वाटर, और उसका जो प्रोपोर्शन है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, तो एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, और ये उनका प्रोपोर्शन है 1:8 में पाया जाता है। तो ये हमेशा कंबाइन इसी में होंगे, इसी रेशियो में ही कंबाइन होंगे, और इसी रेशियो में ही ये पाए जाएंगे इन वाटर, चाहे वाटर का कितना भी मास क्यों ना हो। लेट्स से कि मैंने वाटर लिया 9 ग्राम वाटर, ठीक है। एक बारी में एक दूसरी जगह मैंने वाटर लिया 18 ग्राम, और मैंने एक और जगह वाटर लिया, इट इज़ 36 ग्राम, ठीक है। अब चाहे वाटर कहीं भी हो, ये ओवरऑल वाटर है, तो रेशियो जो होंगे इसका, इस इन सब के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा, 1:8। ठीक है। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा क्वेश्चन, मैथमेटिकल हो जाएगा। तो अगर मैं 1:8 के हिसाब से देखूँ तो इसके अंदर 1 ग्राम एंड 8 ग्राम आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। तो आप देख सकते हो इसको अगर रेशियो निकालोगे तो इट विल बिकम 1:8। इसके अंदर आप देखोगे तो 2 ग्राम, इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप ये सब ऑब्जर्व करो। इसके अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाएगा वो इस रेशियो में पाया जाएगा, हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन इसमें। अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो आपको 1/8 मतलब 1:8 ही मिलेगा। आप 36 ग्राम के अंदर जब चेक करोगे तो आपको मिलेगा 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब आप इसको भी अगर रेशियो निकालोगे तो ये भी आपको 1:8 ही मिलेगा। तो देखा आपने, वाटर आप चाहे कितना भी मास, वाटर का कितना भी आप कितने भी ग्राम का वाटर ले लो, बट आपको उसके अंदर के एलिमेंट हमेशा इसी रेशियो में मिलेंगे। अब ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर कर सकता है, वाटर की जगह आप अमोनिया लोगे तो उसके अंदर एलिमेंट का रेशियो अलग होगा, ठीक है। बट अगर बात आई वाटर की तो रेशियो तो यही है। अब मैथमेटिकली मैंने आपको बोलता कुछ चीज़ें मैथमेटिकली है, तो आपसे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप रेशियो निकालते हो तो कैसे करते हो। एक बारी मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल भी बता देता हूँ कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि वाटर जो है लेट्स से 72 ग्राम है, तो आप बताओ, एंड आपको पता है कि उसका जो प्रोपोर्शन है, एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है, इट इज 1:8। तो अब आप कैसे निकालोगे कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने ग्राम है, ये टोटल आपको बता रखा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप कैसे किया करते थे। आपको पता है कि हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन तो आपको दे रखा है 1:8, और ये किनका रेशियो है, मास का रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो अब आप इसे लिख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, अभी मुझे नहीं पता बट कि कितना है एक्चुअली में, तो मैं 1x मान लेता हूँ, एंड ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन को मान लेता हूँ 8x, ठीक है। इसी तरीके से आप करते थे। तो अब आपको गिवन क्या है, 72 ग्राम टोटल आपको गिवन है पूरा वाटर। तो आप देखोगे
ओवरऑल वाटर तो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है ना, तो 9x हो गया, टोटल 9x इज इक्वल टू 72 ग्राम। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72/9, 98, x की वैल्यू 8 आ गई। तो अब आप x की वैल्यू जब 8 आ गई है तो अब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। 1x था तो x आपका 8 ग्राम है, तो x हाइड्रोजन 8 ग्राम हो गया आपका, एंड ऑक्सीजन 8 था, x की वैल्यू 8 ग्राम है, तो ये हो गया 64 ग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपके पास दोनों का मास आ गया है। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है इसमें, 8 ग्राम, सॉरी हाइड्रोजन 8 ग्राम प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 64 ग्राम। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमेशा कंबाइन भी इसी रेशियो में होंगे, कंबाइन भी इसी रेशियो में होंगे, एंड बाकी अगर एक्स्ट्रा बचता है पार्ट उस वो वैसा ही रह जाता है, उससे कुछ कंबाइन नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा क्वेश्चन था, ये नीचे वाला क्वेश्चन था, बट पहले एक बार ये ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ऊपर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है बाय मास इन अ वाटर, तो ये तो अभी हमने भी किया था, H/O जो है 1:8 है ऑफ देयर मास, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। अब इन्होंने बोला है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितनी होगी। तो देखो आप यहाँ पे, मैंने आपको बोला हाइड्रोजन को आप 1x मान सकते हो, एंड ऑक्सीजन को आप 8x मान सकते हो, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कितनी बताइए, हाइड्रोजन 1x इक्वल टू, हाइड्रोजन 1x है और यहाँ पे गिवन है 3 ग्राम, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 ग्राम। और जब x आ गई तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से ऑक्सीजन, तो 8 × 3 विच इज 24 ग्राम। ठीक है? आपने अपनी मैथ्स में ये भी पढ़ा होगा कि इसे रेशियो की फॉर्म में भी किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आपको 1/8 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 3 ग्राम लिख लो और यहाँ पे आप x मान लो। अब आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, x एंड 24 ग्राम आ जाएगा आपका इससे जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इट इज इजी। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को थोड़ा डाउट भी होता है, ये ऑलरेडी मैंने किसी को करवाया हुआ था, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिस ताकि आपको दोबारा से बता सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen, it gives 11 gram of carbon dioxide। और कुछ तो नहीं देता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एंड ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 11 आ रहा है, इधर भी 11 आ रहा है। चलो अब देखते हैं, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, क्योंकि रिएक्शन तो हमें पता है। अगर आप, मैं अब दूसरा पेन यूज करता हूँ इसके लिए, 3 ग्राम कार्बन को यूज करो एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करो। अब पहली वाली इक्वेशन से हमें रेशियो का पता चल गया। कैसे रेशियो का पता चल गया, क्योंकि एग्जैक्टली कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना और कुछ नहीं बना। तो अब हमें पता है कि 3 ग्राम कार्बन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से एग्जैक्टली 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हो गया 3:8। ठीक है, 3:8 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर 3 ग्राम कार्बन है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा, ये तो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे कोई और वैल्यू देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट 3 ग्राम जो है 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा। मतलब अगर लेट से दिस इज 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सिर्फ और सिर्फ
8 ग्राम, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि 3:8 है, तो अगर ये 3 ग्राम होगा तो ये 8 ग्राम ही होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये सिर्फ इस इतने पार्ट से रिएक्ट करेगा, इतना पार्ट वेस्ट हो जाएगा बचा हुआ, मतलब 42 ग्राम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले जितना ही बनेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट इन दिस वे, जिस ताकि आपको ये समझ में भी आए कि 3 ग्राम एंड 8 ग्राम मिलके 11 ग्राम तो इन्होंने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बाकी 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये है इसमें, तो इसमें कितना ग्राम बनेगा, आंसर इसका ये 11 ग्राम। बट इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता, अगर इस क्वेश्चन में 6 ग्राम कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। अगर आप इसे समझ गए हो तो मैं बोलता हूँ कि आप पॉज करो और इसका आंसर निकालो। आई होप आपने इसका आंसर निकालने की कोशिश करी होगी। अब इसे देखते हैं कि ये कैसे होगा। CO2 के अंदर अब हमें क्या पता है कि CO2 के अंदर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 3:8। ये हमें कैसे पता चला, इनकी फर्स्ट जो इन्होंने इक्वेशन दी थी उससे हमें पता चला। अब अगर 3/8 आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, अगर कार्बन 6 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 ग्राम। 16 ग्राम x की वैल्यू 16 ग्राम, मतलब इससे जो है 16 ग्राम कार्बन, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये कार्बन था, 16 ग्राम ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा। बट आप पे अवेलेबल कितना था, 50 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि आपके पास 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपसे ये तो रिएक्ट हो जाएगा एंड बचेगा कितना, जो भी है 34 ग्राम ऑक्सीजन जो है आपको बच जाएगा। तो इस साइड का सीन ये रहेगा कि CO2 तो आपके पास है 16 एंड 6, 22 ग्राम, वेट अ सेकेंड, 6 ग्राम 6 22 ग्राम एंड आपके पास 34 ग्राम ऑक्सीजन बच गई, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आपके पास 6 ग्राम कार्बन था, ये मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया था। 50 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन था, कार्बन ऑक्सीजन। तो मैंने पूछा है कितनी CO2 बनेगी, तो वही हमने निकाला यहाँ से कि 6 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट करती है, हमें रेशियो पता था 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये मिलकर बनाएगी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 22 ग्राम CO2, ठीक है। बट 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो गई है 50 ग्राम में से, 50 ग्राम ऑक्सीजन में से, तो बाकी बची हुई ऑक्सीजन यहीं पे रह जाएगी। तो 50 माइनस 16 कितना होता है, 34 ग्राम ऑक्सीजन आपकी बच जाएगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से तो हमने ये निकाला। अगर कोई पूछे कि किसकी हेल्प से ये क्वेश्चन किया गया है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड ये लास्ट वाला एग्जाम क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो दिस। आप इस वीडियो को 1-2 बार ही देखिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।